डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ आपके लिए मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी हुई। हम लोग पढ़ लिख कर कहीं पर भी बस जाएं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो मूल है, हमारा नेटिव प्लेस, हमारा दादे परदादों का गांव, हम उसे कभी नहीं भूल पाते। हजारी जी भी जिस गांव के बारे में चर्चा करने चाहते हैं उसका नाम है ओज बलिया। यह उनकी जन्मभूमि है। अपने बचपन उन्होंने इसी गांव में बिताया। ये बताते हैं उनके गांव में कितने हिस्से थे। एक हिस्सा था जिसे आरत दुबे का छपरा कहते थे। सच में वे वहीं पले और बड़े रहे। लेकिन यह भी सच है आरत दुबे उनके पूर्व पुरुष थे, मतलब उनके जो फोर फादर्स होते दादे परदादे, उन्होंने उस गांव को बसाया था। कैसे? थोड़ी सी भूमि बलिया गांव के जो मालिक थे ओझ लोग, उन्होंने उन्हें माफी में दी थी। पुराने जमाने में अगर कोई अच्छा काम करते जमींदार के लिए, राजा के लिए, तो वो कर्ज माफी कर देते थे या फिर जमीन दान में दे देते थे। इसीलिए इन्हें बलिया गांव के जो मालिक थे ओझ, उन्हें दान में दे दी जमीन और उसका नाम ओझ बलिया पड़ गया। उन्होंने नाम का विवरण कुछ ऐसे किया है, अवली और छपरा। अवला का अर्थ होता है जो हमेशा पहले नंबर पर आए, लेकिन यहाँ पर अवली गांव की परंपरा पश्चिम में बलिया तक जाती है। पश्चिम देशों को हम लोग मानते हैं बहुत आगे तक उन्होंने विकसित करा हुआ है खुद को, इसीलिए उसको अवली कहा जाता है। यहाँ पर दूसरी बात आती है छपरा की। छपरा पूरब में जाकर समाप्त हो जाता है। पूरब हमारी जड़ों में माना जाता है, हमारा उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो। पूर्व में हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति निवास करती है। पूरब और पश्चिम अगर मिल जाए तो पूरी संस्कृति पता चल जाती है। यहाँ पर लेखक को यही लगता है कि ये जो जमीन है पूरब और पश्चिम का संगम जिसे माना जाता है, ये बेचारी क्या करती है? ये बेचारी मध्यवर्ती भूभाग है, मतलब बीच में फंसा हुआ हिस्सा गंगा और सरयू जैसी महानदियों का को बराबर, यानी कि उनके गुस्से को वही सहता है। बाढ़ चाहे इधर से आए या उधर से आए, बेचारे गांव बहते बह जाते हैं। कभी आपने बाढ़ का दृश्य टीवी पर देखा होगा, लेकिन सच में बाढ़ का दृश्य बहुत भयावह होता है। बाढ़ घरों, जानवरों को ही नहीं, जीवनों को भी बहा ले जाती है। कभी कभी तो पूरी नस्ल ही नष्ट हो जाती है। नस्ल नष्ट होने से अर्थ है पूरा पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। बाढ़ के समय बहुत सारे गांव एक ही साथ रहना शुरू कर देते हैं और इन गांवों की अवली को कोई भी पर्यवेक्षक आसानी से लक्ष्य कर सकता है। मतलब कोई भी जो सरकार की तरफ से भेजा जाता है ऑफिसर निगरानी करने के लिए, तो इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो आते हैं और एक ही जगह मिलकर पता करते हैं बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। इसीलिए वहां के निवासियों को एक प्रकार कुछ परवाह नहीं का भाव विकसित हो गया है। इसका अर्थ है कि उनके अंदर मस्ती और निर्भीकता है। जो कष्टों को सहता है, जो विपत्तियों का सामना करता है, वो अपने सामान्य जीवन में भी हमेशा मुसीबतों को अपनाने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो हमेशा बंगले में रहा हो, वो थोड़ी सी भी धूप लगने से चक्कर खा के गिर जाएगा। जो बेचारा रोज धूप में नंगे पैर तपती जमीन पे चलता है, उसे तो आप कहीं पे भी बैठा दो, आराम से रह लेगा। गंगा यमुना किसी भी नदी की तबाही के बाद जो बचता है वो पुरातत्व विभाग के काम में आता है। वो साहित्य की रचना करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हमें ये चीज मिली थी और इससे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई। लेखक आदि कहता है जब वो छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो वो कहीं भी इतिहास पढ़ता हो, जैसे कि हिंदी या संस्कृत के बारे में, वो कहाँ बनी, कैसे बनी, तो उसे बड़ा आश्चर्य और लोभ होता था। क्यों? उसको लगता था कि इस भूभाग की चर्चा कहीं पर भी नहीं है। जब भी वो कुछ पढ़ता था उसे अपने गांव का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन वो कहता है कि उसके गांव से बहुत सारे संस्कृत के महान लोग पैदा हुए हैं। लोहरी काशी जैसे लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे गांव से थोड़ी दूर छाता नाम का गांव है जिसे लोहरी काशी कहते हैं। आगे बताता है गौतम बुद्ध जी जहाँ जहाँ गए उन स्थानों का अगर मानचित्र बनाया जाए तो निसंदेह गौतम बुद्ध इसके गांव में भी जरूर आए होंगे। लेकिन इतिहास में कभी भी नहीं बताया कि लेखक के पुराने गांव में गौतम बुद्ध कभी आए थे। लेकिन ये सच्चाई है। इतिहास को अगर हम मानते हैं तो आपको ये भी मानना होगा गौतम बुद्ध जी उसके गांव में भी आए थे। लेखक बहुत दुख के साथ कहता है कि कुमार जीव के पिता भी एक जो रत्न थे इस भूमि के, इसी भूमि से जन्मे थे। ये नहीं पता किस गांव के थे, लेकिन हाँ इसी इलाके के थे। उसका भी कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास सबूत
क्या वो उड़ के गए होंगे? जब गंगा और सरयू के किनारे पर कालिदास की चर्चा होती है, उन्होंने वहां पर कुछ लिखा, वहां पर रहे, तो वो उड़ के तो नहीं गए होंगे, गांव गांव बह के गए होंगे। तो कालिदास जी भी उसके गांव में आए थे, लेकिन हाय रे अहोभाग्य या कहो दुर्भाग्य, कालिदास जी भी इस जगह पर आए थे। कोई सबूत नहीं, किसी ने कहीं नहीं लिखा। इसीलिए लेखक को साहित्य पढ़कर बहुत खुशी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उसकी जन्मभूमि की चर्चा नहीं होती। लेखक कहता है उसका एक अजीब सी बात है उसके अंदर, वो ये है कि बालू में से लोग तेल निकालना समझ सकते हैं, बालू में से तेल निकालना असंभव कार्य है। लेकिन लेखक कहता है मैं ये काम भी खुशी से करूंगा, लेकिन अगर मुझे बालू अच्छी लगती हो तो। वो आगे कहता है मैं जन्मभूमि को प्यार करता हूँ। अगर मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ और मेरी जन्मभूमि का वर्णन किसी साहित्य में नहीं है, तो क्यों मैं उससे बात करूं? अगर कोई महल बना हो और उसमें लगी ईंटों का जिक्र ना हो, तो क्यों हमें खुशी होगी? भारतवर्ष बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मेरे गांव भी जो भारतवर्ष में है और मेरे गांव की चर्चा भी होनी ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों को थोड़ा कम पता होता है या वो कुछ बात अपने मतलब से छिपा लेते हैं। आगे लेखक कहता है भड़भुजे का पेशा करने वाली कांदू जाति के बारे में बताता है। भड़भुजा होता है जो पॉपकॉर्न की तरह सामान बेचते हैं, उसे भूनते हैं, मक्की, कोई भुट्टा, इसी तरह की चीजें, उन्हें भड़भुजे बोलते हैं। अब वो बात करता है गुप्त सम्राट ने उन्हें वैश्य की मर्यादा दी थी। वैश्य का अर्थ है बनिया, जो व्यवसाय करे, उन्हें हम व्यापारी भी बोल सकते हैं। तो अगर वो व्यापारी हैं तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जब किसी पश्चिमी बंगाल के एक पंडित ने कलाओं के बारे में लिखा और 10-15 में एक अन्य के बारे में बताया, कुंडू पक्व, वो बोला उसे कोई भी छू ले वो अपवित्र नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है, यहाँ तक कि वो पाव रोटी की तरह से होता है। बन जिसे बोलते हैं, बेकरी करके आते हैं, आप बेकरी जानते हो, बेकरी से बिस्किट बन वगैरह बनते हैं। तो उसने उस पदार्थ की रचना करी, बताया, उसके बारे में वर्णन किया। अब वो बोलता है कि अगर वो मेरे गांव में आता तो उसे इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ भड़भुज्जे इतने सालों से वही कर रहे हैं, तंदूर से निकली चीज, वो भी एक तरह का तंदूरी होता है, और बेकरी क्या होती है, तंदूर की तरह तो होती है। तो अगर वो इतना कुछ 10-15 पन्ने लिखे उसने, अगर वो मेरे गांव में आता तो उसे पता चल जाता भारत में पाव यानी कि जो भड़भुज्जे वाला सामान है, बेकरी वाला सामान है, कब से बन रहा है। गांव में तो कंदूर को ही कंदू कहा जाता है, तंदूर को कंदू बोल सकते हैं आप लोकल लैंग्वेज में। अब वो बोलता है कि जो भी सामग्री भड़भुजे द्वारा भूनी जाती है, तंदूर से निकली हो, वो हमेशा शुद्ध मानी जाती है। तो पंडित जी ने इतना कुछ बोला, उन्हें ये नहीं पता था कि एक भारत में ऐसा भी गांव है जहाँ पर ऐसी भी रीति है और इतने बड़े बड़े लोग हैं, पूरी पूरी जाति ही भड़भुज्जों की है और उनकी बनाई चीज हमेशा से पवित्र मानी जाती है। आगे लेखक बताता है कि हमारे गांव के भी बहुत सारे कल्लेपाल लोगों की बस्ती है, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो राजपूत सैनिक थे, वो सेना के पिछले हिस्से में रहते थे और कलवट यानी कलियों की रक्षा करते थे। वो पूरे जो बोलते हैं बनिया समाज होता है उनकी रक्षा करते थे, वो बनिया खुद भी बन गए थे। लेकिन क्या ये जानकारी पुरातत्व विभाग के जो ईंट और पत्थर निकलते हैं हजारों साल पहले उससे कम मूल्यवान है? बिल्कुल नहीं। आगे वो बताते हैं रसेल साहब उन्हें याद है जिन्होंने बोला बनिया जितनी जाती है कहीं ना कहीं राजपूत कुल से जुड़ी हुई है, राजाओं के कुल से जुड़ी हुई है, तो क्यों मेरे गांव का, मेरी जन्मभूमि की बात साहित्य में क्यों नहीं लिखी जाती? लेखक कहते हैं अगर आप मेरे गांव की सांस्कृतिक कल्चर पैमाइश करें, कल्चर मेजरमेंट करें, नापे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे गांव में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीजें बहुत सारी हैं। कई काली जी के स्थान है, कई चबूतरे हैं, मिट्टी के गोल गोल शंकु हैं जिन्हें पिंडलियां कहते हैं, भगवती जी का एक शिखरहीन मंदिर भी उसके गांव में से सटा हुआ है। अब वो बोलते हैं महावीर जी, हनुमान जी का एक स्थान है जहाँ पर 3 चकोर चबूतरों को ही महावीर जी कहते हैं। ऐसा लगता है इनकी कल्पना बहुत स्तूपों ने की है। अब इतनी जब जय जयकार की जाती है महावीर स्वामी जी की, तो स्वामी और स्तूपकार स्थान यानी कि महावीर, कितने सारे अनुमान है, या तो गौतम बुद्ध से रिलेट करो जोड़ो, या फिर महावीर स्वामी से जोड़ो, नहीं तो हनुमान जी से तो जुड़ा ही है। क्या ये बौद्ध या जैन धर्म या मिश्र परंपरा कहीं से संबंधित नहीं है? मगर नहीं, इतिहास में इनका कोई जिक्र नहीं होता।
लेखक कहता है मेरे गांव में एक नई देवी आ गई है, उसे प्लेग मैया बोलते हैं। प्लेग जो रोग होता है कहते हैं उसका भी स्थान बना लिया है। गांव के लोग जिस चीज से डरते हैं उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब कोई 100 साल बाद अगर कहेगा प्लेग अंग्रेजी का वर्ड है तो किसी को यकीन ही नहीं होगा। अभी हाल में आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है, कोई बोलेगा कोरोना भी फूफा है, तो वो गलत है। लेकिन गांव वाले अपने आप को ऐसे ही समझाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह वो वर्ड यूज करेंगे, ये जो छूत की बीमारी है इसको नहीं छूना। उन लोगों को तभी समझ में आएगा। इसी तरह से उसने अपने मित्र को बताया कुरुकुल्ला और उनकी श्रेणी की देवियां तिब्बती परंपरा की देन है। यहाँ तक कि तारा छिन्नमाता भी तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म से हैं। लेकिन कोई भी उनको अब याद नहीं करता, ब्रज नास्तिक करके उनको बेइज्जत किया जाता है। लेकिन एक ही गांव में इतने सारे देवी देवता, इतना सारा इतिहास, इतना सारा वर्णन है, फिर भी इनके साहित्य की चर्चा कहीं पर भी नहीं होती। लेखक आगे कहता है जुलाहों के पुरोहित, जुलाही बोलते हैं जो वीवर जो कपड़े बनते हैं, उनके पुरोहित को साईं कहा जाता था। साईं अर्थात स्वामीनाथ परंपरा का गुरु, जिन्हें साईं कहते हैं। गोरखवाणी में भी गोरखनाथ जी का नाम आता है, साईं बाबा का नाम आता है। अब ये लोग पक्के मुसलमान हो गए हैं, लेकिन केवल नाम में अपनी स्मृति जोड़ते हैं, यानी कि अपना जो सरनेम है वही लगाते हैं। लेखक ने बहुत सारे तंत्र मंत्रों की बात की है, ओल्ड टेस्टामेंट की बात की है। उन्होंने बताया है कि भारतवर्ष में ब्राह्मण की ऊंची जाति थी, वो कहाँ कहाँ गए उन्हें सम्मान मिलता था। लेकिन मेरे गांव में दुसाद नाम की अंतर्जय जाति है, यहाँ पर कोई कह ही नहीं सकता कि इस जाति के लोग हैं। जब सब लोग राज स्थापित कर रहे थे तो इस जाति को यहाँ आना पड़ा। यहाँ के लोग बहुत लड़ाका होते थे, कानून नहीं मानते थे और अंग्रेज इनसे चौकीदार का काम लिया करते थे। लेकिन बंगाल के जो डोम सहजिया थे वो बौद्ध थे। तो लेखक बहुत सारी चीजों से आपको बताना चाहता है कि उसके गांव में साहित्य, संस्कार, देवी देवता, हर एक चीज बसी पड़ी है। लेकिन उसे दुख इस बात का है कि मेरी जन्मभूमि का जिक्र क्यों नहीं साहित्य में आता, क्यों साहित्य वाले बड़े बड़े नामों को खोजते हैं, जबकि वो बड़े बड़े नाम मेरे गांव में भी आकर रहे हैं। धन्यवाद।